नमस्कार साथियों, जीके फंडा बाय अनीस खान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी का हार्दिक अभिनंदन। और दोस्तों मैं आपके बीच यानी लेके आया हूं सुपर 30 सीरीज, यानी थर्ड ग्रेड के लिए रीट वालों के लिए स्पेशली सुपर 30 क्वेश्चन जो आपका रहेगा। और आप देखेंगे कि इससे बाहर जाएगा नहीं। आपकी जो तैयारी है उसको आप अच्छे से आंक सकते हैं। इसके लिए आप जुड़े रहें जीके फंडा बाय अनीस खान यूट्यूब चैनल पर। इसको अधिक से अधिक शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करवाएं। देखिए, आपको ऐसा मैटर दिया जाएगा कि आपको लगेगा वास्तव में हम कोई क्लासें ज्वाइन की है। तो ये हमारा प्रयास है, इस प्रयास में आप भागीदार बने। तो मैं इसी उम्मीद के साथ इस क्लास को शुरू करने जा रहा हूँ। और आप देखेंगे कि जिंदगी की सच्ची यही कहानी है, सफलता मेहनत की दीवानी है। ये बात समझ लेना, सोच लेना। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिंदगी की एक यही सच्ची कहानी है, सफलता मेहनत की दीवानी है। और इसी के साथ अपनी क्लास रेस शुरू हो रही है। तो देखिए, पहला प्रश्न जो आ रहा है, राणा प्रताप अपने अंतिम समय में किन्हें छोड़कर शेष राज्य वापस जीत लेता है? चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, दोनों या कोई नहीं? तो आप देखेंगे कि राणा प्रताप, देखिए महाराणा प्रताप की अगर बात करें, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें महाराणा प्रताप का क्वेश्चन नहीं आता है। महाराणा प्रताप की अगर बात करें कि महाराणा प्रताप का जन्म 1509 में हुआ और ज्येष्ठ तृतीया को हुआ। कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के अंदर, चंदनी डोडी के अंदर हुआ। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम लूणा था। तो देखिए, महाराणा प्रताप 57 साल की उम्र में 1597 में उनका देहांत हुआ। कहाँ? चावड़ में। कहते हैं धनुष की प्रतंचा चढ़ाते वक्त, यानी वो तार टूट गया, महाराणा प्रताप के सर में लगा और वहीं महाराणा प्रताप ढेर हो गए। और कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने जीवन में 2 परमिक युद्ध लड़े, एक तो हल्दी घाटी का युद्ध और एक दिवेर का युद्ध। और कहते भी हैं कि हो तो ना मेवाड़ तो होती ना हिंदवाड़, और खाने नहीं खड़कते तो भारत छिपतो बाण। महाराणा प्रताप चीज ये लगे, कहते हैं कि रोम रोम खड़ा हो जाता है। और आप देखेंगे राजस्थान के एग्जाम में जो मैंने इतनी बात बताई वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से टपकते हैं। और आप देख सकते हैं, कहते हैं महाराणा प्रताप कि रक्त से श्रृंगार करूं तलवार यहाँ खामोश नहीं, ये धरती है महाराणा की यहाँ हार स्वीकार नहीं। तो देखिए, उसी महाराणा प्रताप के बारे में देखेंगे आप कि महाराणा प्रताप अपने अंतिम समय में किन्हें छोड़कर शेष राज्यों को वापस जीत लेते हैं? चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, दोनों या कोई नहीं? तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी चित्तौड़गढ़ को भी जीत लेता है और मांडलगढ़ को भी नहीं जीतता। चित्तौड़गढ़ मांडलगढ़ दोनों को नहीं जीत पाता, क्योंकि चित्तौड़गढ़ मुगलों का अधिकार है, मांडलगढ़ पे मुगलों का अधिकार है। तो महाराणा अंतिम समय में किन्हें छोड़कर शेष राज्य वापस जीत लेता है? तो दोनों को नहीं जीतता है। और महाराणा प्रताप अंतिम समय में किसको जीतता है दोस्तों? महाराणा प्रताप की अंतिम समय में महाराणा प्रताप किसको जीतता है? चावंड को। चावंड को जीतता है और चावंड को अपनी क्या बनाता है? राजधानी। तो आप देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? चावंड। और चावंड जो है यहाँ पर, और चावंड यहाँ, चावंड में महाराणा प्रताप के समय में कहते हैं चावंड चित्रशैली का जन्म हुआ। चावंड चित्रशैली का उद्भव हुआ। किसके काल में हुआ? महाराणा प्रताप के काल में। तो देखिए, महाराणा प्रताप के काल में क्या हुआ कि ना तो चित्तौड़ को जीत पाए मांडलगढ़, क्योंकि महाराणा प्रताप तो यानी दोनों जगह मुगलों के अंडर में थी। तो महाराणा अंतिम समय में चावड़ को जीता और राजधानी चावड़ को बनाया और चावड़ चित्रशैली का उद्भव हुआ। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महाराणा प्रताप के जीवन में अंतिम समय में राजधानी किसको बनाया? चावड़ को बनाया। और महाराणा प्रताप के जीवन काल में कौन सी चित्रशैली का उद्भव हुआ? तो वो है चावड़ चित्रशैली। तो आप देख सकते हैं, आगे हम बात करेंगे, या आप जल्दी से नोट कर लें। और अगला जो अपना क्वेश्चन देने वाला है वो है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर जो है वो है दोस्तों, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, पूछा गया आपसे 33 कि राणा प्रताप की छतरी कहां पर है? यानी राणा प्रताप की छतरी कहां पर है? चावंड में है,
बारडोली में है, बलीचा में है, मांडलगढ़ में है। तो देखिए राणा प्रताप की छतरी आपको कहाँ मिलती है दोस्तों? राणा प्रताप की छतरी आपकी है बारडोली में। कहाँ है? बारडोली में। और कहते हैं ये छतरी 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है दोस्तों? 8 खंभों की छतरी है। और ये छतरी कहते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में कहाँ? वर्तमान में खेजड़ बांध में डूब गई है। एक बांध है उदयपुर में, खेजड़ बांध, वर्तमान में खेजड़ बांध में डूब चुकी है साहब, बांध में डूब चुकी है। कहते हैं महाराणा प्रताप की चावड़ में मृत्यु होती है तो उनकी छतरी कहाँ? 8 खंभों की छतरी बारडोली में है और खेजड़ बांध में डूब चुकी है। चावड़ देखिए, चावड़ में जो बताया था महाराणा प्रताप की क्या थी? राजधानी थी। और बलीचा में क्या है? बलीचा में चेतक की छतरी है साहब, चेतक की छतरी। बलीचा में क्या है? चेतक की छतरी। मांडलगढ़ कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा। मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा। और मांडलगढ़ में किसकी छतरी है? अगर आपको पता हो, जगन्नाथ कछवा की छतरी है। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है। जब जगन्नाथ कछवाहा महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए आते हैं तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मृत्यु हो जाती है और वहां पर इसकी छतरी है। तो देखिए चावड़ महाराणा प्रताप की राजधानी रही, चावड़ चित्रशैली भी रही साहब। राजधानी के साथ चावड़ क्या है? चित्रशैली भी है जो महाराणा प्रताप के जीवन काल में थी। बारडोली 8 खंभों की छतरी वर्तमान में खेजड़ बांध में डूब चुकी है। किसके? महाराणा प्रताप की छतरी। बलीचा चेतक की छतरी के लिए प्रसिद्ध है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा साहब जगन्नाथ कछवा की छतरी है साहब। और कितने खंभों की है? 16 खंभों की। 16 खंभों की छतरी है साहब जगन्नाथ कछवा की। तो देखिए बड़े ही रोचक आपको आंसर मिलेंगे और बड़ी अच्छी आपको जानकारी दी जाएगी। यहां देखिए तो आप जल्दी से देख सकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो है दोस्तों आपकी स्लाइड पे, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। क्या पूछा गया है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? मुगल और मेवाड़ संधि कब हुई? मुगलों और मेवाड़ के लोगों के सिसोदियों के बीच संधि कब हुई? 1605, 1610, 1615, 1620। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका 1615। 1615 में क्या होगी? मुगल मेवाड़ संधि। और आप देखेंगे कि मुगल मेवाड़ संधि होगी किस किस के बीच में होगी? ध्यान रखना कि जिस महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, स्वाभिमान के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, उसी महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह के काल में संधि होगी। और कहते हैं महाराणा अमर सिंह उसी समय गद्दी का त्याग कर देंगे। और आप देखेंगे मगर वो कहेगा जो मेरा पिता जिसने स्वाभिमान के लिए लड़ा और मैं संधि कर रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है। और करण सिंह इस संधि को करने जाएगा। मगर शासक कौन था? महाराणा अमर सिंह। तो उन्हीं के नाम पर वही अमर सिंह दिवेक के युद्ध में 1582 में जिसने यानी सलाउत खां के आर पार भाला घुसा गया था, वो अमर सिंह। तो देख सकते हैं 1615 में संधि मेवाड़ मुगल संधि किस किस के बीच में हुई? तो देखिए महाराणा अमर सिंह वह मुगल बादशाह जहांगीर। देखिए ये संधि किसके बीच में होती है? महाराणा अमर सिंह व मुगल बादशाह जहांगीर। कहते हैं कि जहांगीर बहुत खुश हुआ। जहांगीर इसलिए खुश हुआ कि जिसको मेरे पिताजी नहीं जीत पाए, मेरे दादा नहीं जीत पाए, वो आज मेरे सामने संधि कर रहा है। तो कहते हैं ये संधि हुई। इस संधि की प्रमुख शर्त अगर आपसे पूछी जाए कि प्रमुख शर्त क्या थी? प्रमुख शर्त तो शर्त यह थी कि मेवाड़ का महाराणा चित्तौड़ के किले की, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करेगा, मरम्मत नहीं करवाएगा। प्रमुख शर्त यह थी संधि की। क्या थी? कि मेवाड़ के महाराणा को चित्तौड़ का दुर्ग दिया जा रहा है, मगर मेवाड़ का महाराणा चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा।
जिस हालत में दिया जा रहा है उसी हालत में वापस हमें देना है, बाकी आप मरम्मत नहीं करवाओगे, जबकि हम आपको वहां पर बैठने की इजाजत देंगे, आपको मेवाड़ चित्तौड़ का दुर्ग देंगे, मगर शर्त ये प्रमुख रही। तो कहते हैं कि मुगल बादशाह जहांगीर बहुत खुश हुआ कि मैंने इस चीज को किया। तो मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 1615। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्लाइड पर रहने वाला है, वो है दोस्तों कि किशनगढ़ की किस राजकुमारी की शादी मेवाड़ महाराणा राज सिंह के साथ हुई? राजकुमारी उमादेव, राजकुमारी चारुमती, राजकुमारी मूमल, राजकुमारी पूनमदेव। देखिए अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमारी चारुमती, यानी किशनगढ़ की राजकुमारी है, किशनगढ़ अजमेर। कब इस रियासत की स्थापना हुई? 1609 में। किसने की? किशन सिंह ने, किशन सिंह राठौड़। किशन सिंह राठौड़ ने किशनगढ़ रियासत की स्थापना कब की? 1609 में। किशन सिंह राठौड़। देखिए राजकुमारी उमादेव, जिसको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। इतिहास की रूठी रानी किसे कहते हैं? यानी उमादेव को कहते हैं। विवाह की पहली रात को अपने पति राव मालदेव से ये रूठ गई थी और आजीवन रूठी रही। वारे राजस्थान के इतिहास, वारे राजस्थान की वीर वीरांगनाओं की चर्चा की जाती है। कहते हैं कि पति से यानी शादी की विवाह की पहली रात को नाराज हो गई, मगर जैसे राव मालदेव की मृत्यु का समाचार मिलता है और उसकी पगड़ी के साथ सती हो जाती है। धन्य है ये भूमि राजस्थान की। और देखिए इसको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और राजकुमारी मूमल देव, ये कहाँ की राज थी? जैसलमेर, जैसलमेर ढोला मारू। और राजकुमारी पूनम देव यानी बीकानेर। तो आप देख सकते हैं कि मूमल की कहानी है और राजस्थान में मांड भी है, मूमल मांड, जो काफी चर्चित है जैसलमेर में। तो आप देख सकते हैं ये प्रमुख आपकी राजकुमारियां है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे रहने वाला है, वो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? किस शासक ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? तो देखो ये कह रहा है राजसमंद झील। महाराणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा जगत सिंह। इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा राज सिंह। नाम से स्पष्ट हो रहा है, पहला यही पकड़ लो, राज और राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया। हम राज सिंह की बात करते हैं तो महाराणा राज सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया दोस्तों। और यहां पर राज सिंह, राय सिंह, राज प्रशस्ति मिलती है, जिसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। और भाषा संस्कृत है। और यहां पर 9 चौकी पाल है, जहां पर लिखी गई है 9 चौकी पाल। और 25 काली संगमरमर की शिलाओं पर इसको उत्कीर्ण किया गया है, और आप देखेंगे इसका इस राज प्रशस्ति का लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यानी इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजसमंद झील के किनारे कौन सी प्रशस्ति है? राज प्रशस्ति। प्रशस्ति किसे कहते हैं? किसी राजा की उपलब्धियों को लिखना, किसी राजा की उपलब्धियों का बखान करना क्या कहलाती है? प्रशस्ति। तो देखिए राज प्रशस्ति लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग,
भाषा संस्कृत है। नौ चौकी पाल, राजसमंद झील के पाल जिसको नौ चौकी पाल कहते हैं, 25 काली संगमरमर की शिलाओं पर ये उत्कीर्ण है, संस्कृत में लिखा गया है, जो महाराणा राज सिंह के बारे में बताती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्लाइड पर रहने वाला है, और वो है दोस्तों क्रम थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो आप इसको कोई थोड़ा इतना माइंड ना करें। देखिए भाई, किसने राठौड़ों को सूर्यवंशी माना? किसने राठौड़ों को सूर्यवंशी माना? उन्हें ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया सर, यानी कर्नल जेम्स टोड, दयालदास, नैन्सी या कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि इसको किसने राठौड़ों को सूर्यवंशी माना, उन्हें ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया, तो वो है दयालदास। ये बात कहां लिखता? वो दयालदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात में वो इस बात का वर्णन करता है कि भाई राठौड़ क्या है? सूर्यवंशी है। राठौड़ क्या है भाई? सूर्यवंशी है। कर्नल जेम्स टोड, इसने भी सूर्यवंशी माना है, और इसको कहते हैं राजस्थान इतिहास का पिता। इसको कहते हैं घोड़े वाला बाबा, घोड़े वाला बाबा। और नैन्सी, नैन्सी को कहते हैं यानी राजस्थान का अबुल फजल। आप देखिए कर्नल जेम्स टोड सबसे पहले कहा मानवगढ़ भीलवाड़ा पहुंचा। इसके गुरु का नाम क्या था? ज्ञान यति चंद्र, यानी इसके गुरु का नाम क्या है भाई? गुरु जी जो थे, कई बार पूछा गया है, ज्ञान यति चंद्र, ये इनके गुरु थे। राजस्थान का इतिहास कहते घोड़े पे बैठ के लिखते थे, इसलिए घोड़े वाला बाबा, जहां भी जाते घोड़ा लेकर जाते थे। राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है इसको। दयालदासरी ख्यात में राठौड़ सूर्यवंशी बात लिखी गई है। नैन्सी कह रहा है राजस्थान का अबुल फजल। कहते हैं कि मोड़ोत नैन्सी बड़ा ही स्वाभिमानी था। जसवंत सिंह शेखड़ी जब का ये मंत्री था, और कहते हैं कि जब इस पर आरोप लगते हैं, इनको जेल में डाल दिया जाता है, तो कहते हैं कटार घूम कर अपनी हत्या कर लेते हैं। और इन्होंने ग्रंथ लिखा था मोड़ोत नैन्सी ख्यात, एक लिखा राजस्थान का गजेटियन भी कहते हैं। तो देखिए आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वो है कि मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया? कि मारवाड़ के राठौड़ कन्नौज से आने वाले, कन्नौज से आए हैं, किसने बताया? कर्नल जेम्स टोड ने, दयालदास ने, या नैन्सी ने, कोई नहीं। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? मोड़ोत नैन्सी। नैन्सी ने कहा कि ये कन्नौज से हैं। कन्नौज में कहां से, अगर बात करें आपसे कि कन्नौज में कहां से आए हैं, तो कन्नौज में आए ऐसा बदायूं। कन्नौज में कहां से आए? बदायूं से। कहते हैं कि वहां पर बदायूं से आए हैं, और कहते हैं कि वहां का जो राजा था उसके 100 पुत्र थे, और 100 में से एक पुत्र जो यहाँ आया वो राठौड़ों का मूल पुरुष, आदि पुरुष, संस्थापक कहलाया, जिसको हम कहते हैं राव सिया। कहते हैं 49 सिया बढ़ो सिया बड़ा 50, 49 सिया बढ़ो और सिया बड़ा 50। कहते हैं कि किस प्रकार हम बात करते हैं, थोड़ी सी आपको स्टोरी बताना चाहूँगा कि पालीवाल ब्राह्मण व्यापार करते थे, और पालीवाल ब्राह्मण यहाँ से गए थे उधर कन्नौज की तरफ। वहाँ एक जंगल में देखा कि एक बालक है जो शेरों से लड़ रहा है, 4 शेर और एक बालक, और बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहा है। उन्होंने देखा ये क्या सिस्टम है, और ये बात जब वहाँ के राजा को जाके बोली, तो राजा को बताया गया
कि भाई काफी लंबी चौड़ी स्टोरी है, बस इतना ही समझना आपको तो कि भाई कन्नौज बदायूं से आया था। कौन आया था? यानी राव सिया। कई इतिहासकार कहते हैं कि साहब अपने पूर्वजों की अस्थियां बहाने के लिए ये द्वारका जा रहा था, रास्ते में पाली आया था और वहां पाली के लोगों को राजा नहीं था, उन्होंने रक्षा के लिए पाली वाला ब्राह्मण से मिन्नतें की, विनती की और ये कहा कि मैं भी जा रहा हूँ, आते हुए रुकूंगा। और कहते हैं इस प्रकार ये आया। तो कन्नौज बदायूं से कौन आया? राव सिया। और ये बात कौन कर रहा है? नैनसी। और ये किसमें वर्णन कर रहा है इसका? नैनसीरी ख्यात में भी ये बात लिख रहा है। नैनसीरी ख्यात, उसमें भी इस बात की चर्चा इसने की है साहब, मोनो नैनसी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो है, जोधपुर के राठौड़ों का आदि पुरुष, मूल पुरुष किसे कहा जाता है? जिससे कन्नौज के गेड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। देखिए जो मैंने वहां कहा था वो यहाँ आ गया क्वेश्चन। सीधा सीधा आंसर क्या है? राव सिया। क्योंकि मैंने भी बताया आपको, तो दूसरे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। राव सिया को क्या कहते हैं? राठौड़ों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, और उसको कहते हैं संस्थापक। तो आप देख सकते हैं राठौड़ों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक किसे कहा जाता है? राव सिया। मैंने कहा कि 49 सिया बड़ो, सिया बड़ा 50। इसके बाद देखिए मालदेव। मालदेव को कहते हैं दोस्तों 52 युद्धों का विजेता। 52 युद्धों का विजेता, यानी इसने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े, इसलिए इसको 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। एकमात्र जो युद्ध इसके सेनापति लड़े, जेता और उपा। ध्यान रखना, इसके प्रमुख सेनापति कौन है भाई? प्रमुख सेनापति है जेता और कुंपा। इतने स्वाभिमानी, कहते हैं जब सेनापतियों में नाम आते हैं तो गोरा बादल, जेता, कुंपा। आप देखेंगे ऐसे ही जयमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया, ये वो सेनापति जिन्होंने अपना सब कुछ अपने स्वामी के लिए न्यौछावर किया। मालदेव 52 का विजेता, प्रमुख सेनापति, जोधपुर का वास्तविक संस्थापक अगर हम कह सकते हैं तो वो है मालदेव। और मालदेव ने वीरमदेव मेड़ता को हराया और बीकानेर के जयसी को हराया। मेड़ता और बीकानेर पर अधिकार किया राव मालदेव ने। राव चूड़ा, जिसको यानी हंसाबाई और रणमल राठौड़, इसके एक राव चूड़ा की जो पुत्र था जिसका नाम था रणमल राठौड़ और पुत्री का नाम था दोस्तों हंसाबाई। आप देखेंगे राव चूड़ा अपनी छोटी रानी किशोरी देवी के प्रभाव में आकर अपने बड़े पुत्र रणमल राठौड़ को उत्तराधिकारी घोषित नहीं करता है और छोटे भाई को घोषित करता है। इस कारण ये रणमल राठौड़ मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ आ जाता है और हंसाबाई का विवाह और जोधा जिसको मेहरानगढ़ जोधपुर की स्थापना की साहब, मेहरानगढ़ जोधपुर, जिसको वर्तमान में या उस समय क्या कहा जाता है, वर्तमान में जोधपुर कहते हैं, मेहरानगढ़ मारवाड़। और कहते हैं 1459 ईस्वी में मारवाड़ की स्थापना की साहब, 1459 ईस्वी में मारवाड़ की स्थापना की। कहां पर की? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। और कहते हैं ये करणी माता के आशीर्वाद से इसने यहाँ पर इसकी नींव डाली। तो आप देख सकते हैं मालदेव 52 का विजेता, प्रमुख सेनापति जेता और कुपा, और राव सिया राठौड़ों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक, जो कन्नौज से आया था, बदायूं से आया था। राव चूड़ा पुत्र रणमल राठौड़ हंसाबाई और राव जोधा मेहरानगढ़ जोधपुर मारवाड़ 1459 मारवाड़। और राव जोधा किसका पुत्र है? यानी रणमल राठौड़ का। तो आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्लाइड पर जो रहने वाला है वो है दोस्तों
वो आप देखेंगे कि मंडोर को राठौड़ की राजधानी बनाने वाला राजा कौन, यानी मंडोर को राठौड़ की राजधानी बनाने वाला राजा है मालदेव, राव सिया, राव चूड़ा या राव जोधा। तो आप देखेंगे मंडोर की बात कर रहा है, राठौड़ों का जो प्रारंभिक स्थान है वो कौन सा है, मंडोर। यहाँ पर देखेंगे मंडोर पर पहले शासन किसका था, अगर मैं बात करूं मंडोर पर पहले शासन किसका था, गुर्जर प्रतिहारों का, गुर्जर प्रतिहारों का। तो गुर्जर प्रतिहारों, राठौड़ क्या थे, राठौड़ से पहले कौन थे, गुर्जर प्रतिहार। और यहाँ पर देखिए मंडोर को राठौड़ की राजधानी बनाने वाला कौन, तो यहाँ पर आंसर सीधा सीधा हो जाएगा राव चुंडा। राव चुंडा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया, जबकि राव जोधा ने किसको बनाया था, मेहरानगढ़। और राव सिया ने बनाया था यानी खेड़ बर्मा, खेड़ यानी जो वर्तमान में बालोतरा में है। और मालदेव के समय क्या राजधानी रही, वो थी मेहरानगढ़ जोधपुर। तो आप देख सकते हैं कि मेहरानगढ़ जोधपुर ये रही, 3 राजधानी रही है। यहाँ तक इतिहास है कि राव सिया ने खेड़ और चूना ने किसको बनाया, मंडोर। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर राजधानी रही है। पहली राजधानी खेड़ रही और दूसरी राजधानी आपकी मंडोर रही, तीसरी आपकी रही मेहरानगढ़ जोधपुर। तो आप देख सकते हैं राव जोधा ने, फिर मेहरानगढ़ की बात करता हूँ, जब इसकी स्थापना की थी 1459 ईस्वी में। और कहां पर, चिड़िया टूक बावड़ी, यानी चिड़िया टूक बावड़ी जिसको हम कह सकते हैं एकमात्र दुर्ग जो आपको भारत की आकृति, भारत के नक्शे के समान नजर आता है, वो है मेहरानगढ़। भारत के नक्शे के समान, भारत के नक्शे के समान जो आपको नजर आता है, वो दुर्ग कौन सा है दोस्तों, मेहरानगढ़। अगला क्वेश्चन आपके स्लाइड पर जो रहने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आपको समझना होगा कि मारवाड़ के रणमल की हत्या और उसकी किस प्रेमिका द्वारा की गई। 1438 ईस्वी की बात है। अगर स्टोरी पे बात करें दोस्तों, स्टोरी काफी रोचक है इसकी। और स्टोरी पे अगर बात करूं मैं कि रणमल की हत्या उसकी किस प्रेमिका द्वारा की गई, क्या उमादे ने की, भारमली ने की, कर्मावती ने की, चारुमती ने की। यहां पर सीधा सीधा अगर हम बात करें, मारवाड़ का इतिहास अगर आपने पढ़ा है तो आप देखेंगे कि इसकी हत्या कर रणमल की जो प्रेमिका, जिसको हम कह सकते हैं प्रेयसी, वो कौन थी, भारमली। भारमली रणमल से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। और भारमली कहते हैं कि रणमल एक दिन, रणमल पूरा जोश में था, पूरे नशे में था, और नशे में होकर कहा कि भारमली कितने दिन तक तू दासी बनकर रहेगी, अब वक्त आ गया है कि तुझे मैं रानी बनाऊंगा। कि रानी कहाँ की बनाएगा, कि मैं तुझे यानी मेवाड़ की रानी बनाऊंगी। तो उसने कहा कि मेवाड़ की रानी कैसे बनाएगी। तो आप देख सकते हैं, मगर जब ये इसको योजना बता देता है, ये जाकर किसको कहती है, राणा कुंभा को। और कुंभा जाकर किसको बताता, अपनी दादी हंसाबाई को। और हंसाबाई उस समय बुलाती किसको, जो मेवाड़ का सिसोदिया सरदार, जिसको हंसाबाई ने मेवाड़ से निकाल दिया था, यानी कुंवर चूड़ा, वो आता है और कहते हैं कि रणमल की हत्या करता है। रणमल कहते हैं कि इतना मजबूत, इतना बहादुर कि रणमल को नशे में जब बांध दिया गया था खाट पर, और कहते हैं उस खाट पर, यानी वो नशे में टून था, उसको उसकी पगड़ी से बांध दिया था। जैसे जब उसकी मौत, जब 4 सिसोदिया सरदार उसके सीने पर जब खांडा लेकर जब उसके सीने पर कूदे थे, उसकी आंखें खुली, तो कहते हैं चारों सरदारों को वो यानी अपने खाट से उठा और दीवार में लेकर, दीवार में कहते हैं उनको दबा कर मार दिया। कहते इतना महान था, इतना मजबूत था, मगर कहते हैं कुंवर चूड़ा ने तलवार का वार किया और धड़ सर से अलग कर दिया। तो आप देख सकते हैं भारमली जिसने स्वामी भक्ति दिखाई, और यानी किसकी प्रेमिका भाई, रणमल की। और देखिए दासी, दासी है ये किसकी है साहब, रणमल की। मेवाड़ की दासी है, दासी कहाँ की है, मेवाड़ की। और रणमल कहाँ का है, मारवाड़ का। और अब क्यों यहाँ पर मेवाड़ में सवाल आता है कि भाई रणमल मेवाड़ में क्या कर रहा था। तो रणमल मेवाड़ में क्या कर रहा था, रणमल यानी मेवाड़ में आया था, मारवाड़ का था, ये किसका था, मोकल का संरक्षक था। मोकल कौन, जो इसका बहन का बेटा था, भांजा था,
तो मोकल का ये संरक्षक था। ध्यान रखना, रणमल मोकल का संरक्षक बना, और अगर हम बात करते हैं दूसरा कुंभा का भी संरक्षक बना। तो आप देख सकते हैं कि बारमली दासी थी, रणमल मारवाड़ का था, और मोकल का संरक्षक था। हंसाबाई ने संरक्षक बनाया था। तो हंसाबाई किसकी बहन है? रणमल राठौड़ की। मेवाड़ की हम बात करते हैं। अगली उमादेव रूठी रानी, जो हमने पहले भी बात की है। रूठी रानी कहां की है? जैसलमेर। राव मालदेव से रूठी, ठीक है। कर्मावती, जिसको हाड़ी रानी भी कहते हैं, हाड़ी रानी। और एक किसकी रानी थी? राणा सांगा। राणा सांगा, और राणा सांगा की रानी थी। इसके कर्मावती के 2 पुत्र थे, एक का नाम विक्रमादित्य और दूसरे का नाम उदय सिंह। तो आप देख सकते हैं 2 पुत्र थे। हाड़ी रानी यानी एक बूंदी की थी, इसलिए इसको हाड़ी रानी कहा गया। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी, किशनगढ़ अजमेर। कहते हैं जब औरंगजेब ने कहा कि मैं चारुमती से विवाह करूंगा, तो चारुमती ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा। उस समय एकमात्र जो शक्ति थी वो थी महाराणा राज सिंह। चारुमती ने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा कि मैं मर जाऊंगी, या तो तुम मुझसे शादी करो, औरंगजेब शादी नहीं करूंगी। राजपूतों की कहते हैं कि आन बान शान सब दाव पर लगी हुई है, आप आओ और मुझे दुल्हन बनाओ। और कहते हैं जब राज सिंह आते हैं, पीछे से मेवाड़ की जिम्मेदारी किसको सौंपते हैं? आप देखेंगे एक और हाड़ी रानी थी कि मांगी सेनानी शीश काट दियो हाड़ी रानी। आप देखेंगे सलूम्बर का जो रावत था उसकी जिम्मेदारी थी। तो चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी, और इसका विवाह किससे होगा? विवाह होगा दोस्तों राज सिंह, महाराणा राज सिंह। अगला क्वेश्चन वो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राव जोधा कब मंडोर जीतने में सफल रहा? क्या कह रहा है कि राव जोधा कब मंडोर जीतने में सफल रहा? 1450, 1453, 1456, 1459। देखेंगे आप कि राव जोधा ने मंडोर जीतने में कब सफल रहा? 1453 के अंदर। यानी मंडोर किसके आशीर्वाद से जीता? हड़बू जी के आशीर्वाद से, हड़बू जी के आशीर्वाद से। कहते हैं कि जब दरदर की ठोकरें खा रहा था, क्योंकि मंडोर पर 15 वर्ष कब्जा किनका रहा? मेवाड़ के सिसोदिया सरदारों का। और कहते हैं कि 1453 में हड़बू जी महाराज के आशीर्वाद से मंडोर जीता। कहते हैं कि हड़बू जी, क्योंकि ये दरदर की ठोकरें खा रहा था, बीकानेर में चला गया था काहुनी गांव में, और वहां पर हड़बू जी से मुलाकात होती है। हड़बू जी कहते हैं कि मैं तेरे को कुछ मूंग के दाने दे रहा हूँ, इन मूंग के दानों को तू ले जा, और जब तक तेरे पेट में रहेंगे एक जादुई कटार, करिश्माई कटार, ये ले जा। जब तक ये तेरे साथ रहेंगे, जब तक तू जितना साम्राज्य जीतना चाहे उतना जीत सकता है। और कहते हैं 1453 में साहब हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने किसको जीता? मंडोर को जीता साहब। और कहते हैं खोई हुई शक्ति को वापस प्राप्त किया, मंडोर को जीता। और आप देखेंगे 1453 में एक संधि होती है, आंवल बावल की संधि। आंवल बावल की संधि किस किस के बीच में होती है? ध्यान रखना, आंवल बावल की संधि जो होती है राणा कुंभा व राव जोधा। कहते हैं जहां आंवले के पेड़ थे वो सीमा किसकी मान ली गई? मेवाड़ की। और जहां बावल यानी बम्बूल, जिसको हम बबूल कहते हैं, वो जो सीमा किसकी मान ली गई थी? यानी मारवाड़ की। इसके बाद 1456 में एक संधि होती है दोस्तों, चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि किस किस के बीच में? पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, मालवा के महमूद खिलजी सेकंड
और कुतुब शाह गुजरात के बीच में होती है, मध्यस्थता करता है ताज खान। और देखें 1459 में किसको बसाया गया था? जोधपुर को। और इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों कि खानवा के उसमें मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया था? मालदेव, चंद्रसेन, गांगा या कोई नहीं? सीधा सीधा जब मैंने कल बताया था पिछली क्लास में, तो किसने भाग लिया था? मालदेव ने। खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव गांगा। और राव गांगा का पुत्र, राव गांगा का पुत्र कौन था भाई? वो था राव मालदेव। कहते हैं राव गांगा ने यहाँ पर मालदेव को 4000 सेना देकर भेजी। 4000 सेना के साथ पहुंचा खानवा के युद्ध में। और बाबर पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला कौन था? बाबर पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला कौन था भाई? राव मालदेव। तो देखिए खानवा के युद्ध में, यानी कहते तलवारों की झनकार देखनी है तो खानवा के युद्ध में चले जाओ। और अगर खून की नदियां देखनी है तो आप कहाँ चले जाओ? आप चले जाओ, खून की नदियां देखनी है तो आप चले जाओ कहां पर? हल्दी घाटी के युद्ध में। और अगला चंद्रसेन की बात अगर मैं करूं कि चंद्रसेन जो है, चंद्रसेन को कहते हैं मारवाड़ का भूला बिसरा शासक। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक। और कहते हैं मारवाड़ का प्रताप, या हम कह सकते हैं इसको प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी। तो आप देख सकते हैं भूला बिसरा शासक, भूला बिसरा शासक, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, गांगा जो मालदेव का क्या है? पिता है साहब। गांगा यानी मालदेव के पिता है, और कहते हैं मालदेव ने मारवाड़ का दूसरा पितरन था। मालदेव ने अपने पिता, कहते हैं कि राव गांगा अफीम की पिरिंद में बैठा हुआ था और मालदेव गया कि पिताजी प्रणाम, दोनों पांव पकड़े और पिताजी को ऊपर खिड़की से नीचे, इसलिए इसको मालदेव को कहते हैं मेवाड़ का दूसरा पितरन था। क्या कहते हैं? मारवाड़ का दूसरा पितरन था। मारवाड़ का दूसरा, मारवाड़ का प्रथम पितरन, दूसरा पितरन था। तो इस प्रकार यानी इसने अपने पिता की हत्या कर दी। मारवाड़ का दूसरा पितरन था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों 1564 में अकबर ने किसके नेतृत्व में जोधपुर एक सेना की टुकड़ी भेजी? 1564 में अकबर ने किसके नेतृत्व में जोधपुर एक सेना की टुकड़ी भेजी? हुसैन कुली खान, जुनैद खान, शाहबाज खान या सुल्तान खान? तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहले जो सेना की टुकड़ी भेजी वो भेजी दोस्तों हुसैन कुली खान के नेतृत्व में। देखिए आप, हुसैन कुली खान जो अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था और जोधपुर सेना की टुकड़ी भेजी साहब इसके नेतृत्व में। और कहते हैं यहां से कौन भाग गया था? रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन कहां भाग गया था? भद्राजुआ। शाहबाज खान जिसने मेवाड़ पर
सर्वाधिक बार आक्रमण किया? बार आक्रमण किया। कितनी बार? 3 बार। ध्यान रखना। सुल्तान खां जो दिवेल के युद्ध में मारा गया था, युद्ध में मारा गया था कब? 1582। जुनेद खान का कोई इतना वो नहीं है, बस 3 हुसैन कुली खान, रावचंद्र सेन, भाग्या भद्राजो। और आप देखेंगे उदय सिंह के पीछे भी इसको ही भेजा जाएगा। उदय सिंह को, उदय सिंह के पीछे अकबर आक्रमण करने के लिए भेजेगा तो कहते हैं कि हुसैन कुली खान को भेजने में हुसैन खान को सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि उदय सिंह कहाँ भाग जाएगा? महाराणा उदय सिंह गिरवा की पहाड़ी में भाग जाएगा। गिरवा की पहाड़ी में। मगर कहते हैं हुसैन कुली खान उदय सिंह को भी नहीं पकड़ पाएगा। तो हुसैन कुली खान का ये कुछ बातें हैं जो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन वो है दोस्तों, किसने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की थी? देखिए, किसने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की थी? कुरिश्री हीराचंद ओझा, नेड सिंह, विश्वेश्वर नाथ रेव। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा आपका विश्वेश्वर नाथ रेव। और इसने कहा था मारवाड़ का प्रताप। किसको कहा था? रावचंद्र सेन को। उसके बाद कुरिश्री हीराचंद ओझा आधुनिक राजस्थान इतिहास के पिता। आधुनिक राजस्थान इतिहास के पिता कुरिश्री हीराचंद ओझा। इनकी जो पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है साहब, कई बार पूछा गया है, लिपिमाला। यह वो इतिहासकार है जिसने शिलालेखों, प्रशस्तियों और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर राजस्थान का इतिहास का वर्णन किया, व्याख्यात्मक किया। इसलिए सही इसको मायने में राजस्थान इतिहास का पिता किसको मानेंगे? यानी कुरिश्री हीराचंद ओझा। नैन सिरी ख्यात लिखी साहब, नैन सिरी ख्यात लिख दी साहब कि नैन सिरी ख्यात की किताब इसकी है, इसमें मारवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है साहब। मारवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। और कर्नल टोड इसको राजस्थान इतिहास का पिता कहते हैं। दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। राजस्थान इतिहास का पिता कौन? कर्नल जेम्स टोड। आधुनिक राजस्थान इतिहास का पिता कौन? कुरिश्री हीराचंद ओझा। पुस्तक कौन सी है? लिपिमाला। इस भाई साहब की पुस्तक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इसकी बुक है। एक है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स। तो आप देख सकते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को मुगल अधीनता में कब जोधपुर का शासक नियुक्त किया? कह कि अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह, रावचंद्र सेन का भाई है, मुगल अधीनता में कब जोधपुर का शासक नियुक्त किया? तो देखिए 1581, 1583, 1585, 1590। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1583। 1583 में यानी जोधपुर का शासक बनाया। आप देखेंगे कि अकबर के जीवन में अगर बात करते हैं, अधीनता नियुक्त की 1583 में मोटा राजा उदय सिंह को।
1583 में महाराजा उदय सिंह को बनाया गया। देखिए अकबर ने क्या लगाया था, नागौर दरबार। नागौर दरबार कब लगाया दोस्तों, 1570 ईस्वी में। यहाँ पर कहते हैं कि बीकानेर के कल्याणमल ने, मारवाड़ के रामचंद्र सेन ने और जैसलमेर के हरराय भाटी ने इस नागौर अधिकार में दरबार में अधीनता स्वीकार की। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले कौन थे, तो देखिए कल्याणमल बीकानेर का, उदय सिंह और जैसलमेर का हरराय भाटी, इसने सावधानता स्वीकार की। और देखें हम तो 1570 के बाद 1572 ईस्वी में मारवाड़ का प्रशासक अकबर ने किसको नियुक्त किया था, अकबर ने राय सिंह को नियुक्त किया था। राय सिंह कहां का भाई, बीकानेर। देख सकते हैं कि 1583 में किसको बनाया गया राजा, मोटा राजा उदय सिंह। उससे पहले 1572 में यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था किसको, राय सिंह को, जो बीकानेर का था। और नागौर दरबार में इन्होंने अधीनता स्वीकार की। अगला क्वेश्चन, वह दोस्तों क्या पूछ रहा है, कि गज सिंह के बाद कौन जोधपुर का शासक बना। गज सिंह के बाद कौन, गज्जू, इसकी एक परिस्थिति आप देखेंगे, अनारा बेगम, जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे। गज सिंह के बाद कौन जोधपुर का शासक बना, अमर सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह या अभय सिंह। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर गज सिंह के बाद शासक बनता है जसवंत सिंह। तो देखिए जसवंत सिंह शासक बनता है, इनके कोई इतने इंपॉर्टेंट कार्य नहीं है। जसवंत सिंह सेकंड का जरूर हम बात करते हैं कि उसके हैं, तो इस क्वेश्चन में कोई इतना नहीं। फिर भी आप देख सकते हैं जसवंत सिंह, अजीत सिंह, जिसको औरंगजेब ने मनवाना चाहा। अजीत सिंह के काल में क्या हो, आप देखेंगे अजीत सिंह के काल में एक विवाद होता है, और वो होता है कृष्ण कुमारी, अजीत सिंह के काल में आप देखेंगे, और अभय सिंह राठौर, खेजरली गांव की घटना, आप देखेंगे जोधपुर में 363 स्त्री पुरुषों ने बलिदान दिया। और खेजरली दिवस मनाया जाता है इसके कारण। विश्व में एकमात्र ऐसा उदाहरण है, तो हम कह सकते हैं। इसके बाद आगे निम्न में से जसवंत सिंह के संबंध में गलत कथन कौन सा है। आप देखेंगे 1445 में इन्हें आगरा का प्रबंध सौंपा गया, सही है। 1645 में आगरा का प्रबंध सौंपा गया, बिल्कुल सही है। 1648 में कंधार अभियान पर भेजा गया, ये भी सही है। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, ये थोड़ा विचारणीय है। 1616 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार बनाया गया। तो इसमें देखिए सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका कि धर्मत के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया नहीं। धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया। दारा शिकोह जो औरंगजेब का भाई है, दारा शिकोह का साथ दिया।
कब हुआ? 1658 ईस्वी में। कौन सा युद्ध हुआ? धर्मत का युद्ध, और जिसमें कहते हैं दारा शिकोह की हार हुई और औरंगजेब की विजय हुई। औरंगजेब की विजय हुई। इसके बाद कहते हैं दोराई का युद्ध होगा। चार युद्ध लड़े गए थे, सामूगढ़, धर्मत और दोराई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है किनकी मध्यस्थता के कारण औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य मनमुटाव कब हुआ? तो वो है दुर्गादास, मिर्जा जयसिंह, सवाई जयसिंह या कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? मिर्जा राजा जयसिंह। हुआ क्या कि जब औरंगजेब जसवंत सिंह के मध्य मनमुटाव कम कैसे हुआ? क्योंकि औरंगजेब का साथ नहीं दिया था जसवंत सिंह ने। जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? दारा शिकोह का। इससे औरंगजेब नाराज था, और जब धर्मत का युद्ध जीत जाता है, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध जीत जाता है, उसके बाद दोराई का युद्ध जब जीत जाता है कौन? औरंगजेब, तो खजवा का युद्ध भी होता है, उसमें भी जीतता। तो कहते हैं इसके बाद देखा गया कि सवाई जयसिंह ने समझाया किसको? यानी जसवंत सिंह को, कि आप ऐसा करो कि मान जाओ औरंगजेब अब अगला मुगल बादशाह है, क्यों इससे आप बैर मोल लेते हो? आप भी ऐसा करो, इसकी बातों में। मगर कहते हैं फिर भी इसका मन नहीं माना, तो मिर्जा राजा जयसिंह कहाँ का भाई? जयपुर। जयपुर कर दो या आमेर कर दो। आमेर रहेगा जयपुर में, देखिए सवाई जयसिंह करेगा इसकी जयपुर की स्थापना। दुर्गादास राठौड़ों का यूलिसेस। दुर्गादास, सवाई जयसिंह जयपुर का निर्माता। जितनी बातें की जाए कम है, आगे वो देखा जाएगा। राठौड़ों का यूलिसेस, माँ एड़ा पूत जन जेड़ा दुर्गादास। देखेंगे अणबिंदिया मोती जी कहते हैं इसको। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कब काबुल भेजा? साहब क्या कह रहा है? औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कब काबुल भेजा? 1670, 1673, 1676, 1677। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1673 में भेजा। और कहते हैं काबुल के अंदर अमरूदों का बाग, अमरूद या जमरूद कहाँ है? अफगानिस्तान। में 1673 में भेजा, और जमरूद अफगानिस्तान में कहते हैं 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। साहब और एक नगर बसाया था इसमें, इसका नाम है जसवंत नगर, काबुल अफगानिस्तान। तो आप देख सकते हैं यह है साहब जसवंत सिंह। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान नहीं था? निम्न में से कौन जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान नहीं था? सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारस दास, मुनोत, नेमसी। तो हम देख सकते हैं कि कौन नहीं था। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, क्योंकि ये सब किसके हैं? ये सब जसवंत सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान, सेकंड के
दरबारी विद्वान है। ये जसवंत सिंह के नहीं है, नोट करना, ये सब जसवंत सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान है, ना कि जसवंत सिंह के हैं। अगला क्वेश्चन, राव बीका जोधपुर छोड़कर जंगल जांगल प्रदेश कब आया? तो आप देखेंगे 1450, 1455, 1460, 1465। तो आंसर क्या रहेगा? 1465। देखिए आप कि राव बीका कहते हैं राव जोधा के 5 पुत्र थे, इसमें से बड़ा था बीका। कहते हैं जोधा और बीका ने नागौर पर अभियान किया था और वहां पर देखा युद्ध कौशल, नेतृत्व क्षमता और शौर्यता किसकी? बीका की। और बीका को कहा कि आप तो बेटा मेरी बात मानो और दूसरी जगह अपने कोई राजधानी बनाओ, राज्य स्थापित करो, ये राज्य आपके लिए नहीं है। बीका ने कहा ठीक है पिताजी, अगर आप कहते हो तो मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि जब भी आपके जिंदगी के वर्ष पूरे हो उसके बाद मैं आपसे जो चीज़ें मांगूंगा वो मुझे चाहिए। क्या क्या चाहिए बेटा? कि आपकी युद्ध की पोशाक, आपकी तलवार, आपकी ढाल, आपकी जूतियाँ और नागनेची माता की प्रतिमा, ये मेरे को सब चाहिए, तो ले जाना। और इस प्रकार इसमें कहते हैं 1465 में साहब चला गया कहाँ? राप्ती घाटी, जिसको वर्तमान में हम कहते हैं जांगल प्रदेश। बीकानेर, करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना कब की साहब? इसने स्थापना 1488 ईस्वी। और क्या बनवाया इसने? करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया। करणी माता के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया दोस्तों? देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर। देशनोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसलमेर के भाटी राजा बार बार आक्रमण कर रहे थे और इसको व्यवस्थित नहीं होने दे रहे थे। किसको? बीका को। तो बीका करणी माता के पास गया और करणी माता गई और वहां पर जाकर उसने वहां पर अपना डेरा डाला और कहते हैं फिर आक्रमण रुके और इसने कहा जहाँ पर मंदिर बनाया करणी माता का देशनोक, जिसने बीकानेर देश की नाक बचाई हो, इसलिए उस नाम का जगह का नाम देशनोक रखा गया और इस प्रकार ये चला। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर, बीटू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिंह में किसे कलयुग का कर्ण कहा है? देखिए लूणकरण कल्याण में राव जयसिंह राय से। देखिए कलयुग का कर्ण किसको कहा गया है? वो है लूणकरण। राम लूणकरण ने एक लूणकरण झील झील का निर्माण करवाया, जो कैसी है? खारे पानी की, और लूणकरण सब कस्बा बसाया, जहां वर्तमान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, इसलिए इसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। तो देखिए लूणकरण झील का निर्माण करवाया, लूणकरण से कस्बा बसाया, वर्तमान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन करता है, इसलिए इसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। एक है
कलयुग का कर्ण, एक बीकानेर का कर्ण किसे कहा जाता है? रायसिंह। किसने कहा था? मुंश देवी प्रसाद। अगला क्वेश्चन कि राव जयसिंह सिंह ने काबुल के मुगल शासक कामरान को कब हराया? 1530, 1534, 1538, 1539। देखिए 1534 के अंदर हराया कामरान। देखिए हुमायूं के 3 भाई थे, हुमायूं से 4 भाई, हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी। तो आप देखेंगे हुमायूं 1534 में जय सिंह ने, हुमायूं को क्या मिला? हुमायूं को दिल्ली व आगरा। कामरान को क्या दिया? कंधार। और अस्करी को क्या मिला? हुमायूं दिल्ली आगरा, कामरान को कंधार, अस्करी को मेवाड़, अस्करी और हिंदाल। तो इस प्रकार कहते हैं कि मुगल बादशाह बाबर ने कहा था कि बेटा मैं तो मर रहा हूं, मगर तो अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट देना, ये मेरी इच्छा है, इसको पूर्ण करना। और अपने बाप की इच्छा को पूरा किया। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने भाग लिया था? राव कल्याण, राव जयसिंह, राय सिंह, कर्ण सिंह। इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा दोस्तों राव कल्याणमल। यानी जयसिंह ने किसको भेजा? अपने बेटे राव कल्याणमल को। तो कल्याणमल के साथ यानी खानवा के युद्ध में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है वैली कृष्ण रुक्मिणी पुस्तक के लेखक कौन है? पीटू सुजा, राय सिंह, पृथ्वीराज या कोई नहीं। तो आप देखेंगे वैली कृष्ण रुक्मिणी पुस्तक के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका? पृथ्वीराज राठौड़। यानी कल्याणमल के 2 पुत्र थे, 2 पुत्र, एक का नाम राय सिंह और दूसरे का नाम पृथ्वीराज। राठौड़ कहते हैं कल्याण जब अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ दोनों पुत्रों के साथ, तो कहते हैं कि अकबर ने पूछा किसको? राय सिंह, बेटा तू मेरे लिए क्या कर सकता है? तो राय सिंह ने कहते हैं कि तलवार के मुझे झांपना, तलवार दे दीजिए, फिर बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। और अपने तलवार के साथ अपना शौर्य प्रदर्शन किया। उसके बाद कहा पृथ्वीराज राठौड़ को, बेटा तू मेरे लिए क्या कर सकता है? कि आप सीरी कलम दीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। और एक सुंदर सी कविता सुनाई अकबर को लिखकर। अकबर बहुत प्रसन्न हुआ और अकबर ने इसको अपने दरबार में, दोनों को अपने दरबार में रख लिया। और आप देखेंगे इस बेली कृष्ण रुक्मिणी पुस्तक को यानी दूरसा आढ़ा ने क्या कहा? 5वां वेद और 19वां पुराण। इसमें भगवान विष्णु और राधा का वर्णन किया गया है, उनके सौंदर्य प्रेम का वर्णन किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं पृथ्वीराज यानी, और कहते हैं ये पृथ्वीराज राठौड़ महाराणा प्रताप का भतीजी जवाई था। यानी महाराणा प्रताप की भतीजी कौन? किरण कुंवरी। और कहते हैं जब महाराणा प्रताप एक समय टूट गए थे कि एक घास की रोटी ने एक बन बिनाड़ो ले भाग्यो,
छोटो सो अमरियो चीख पड़ो, राणा का मन में धै जाग्यो। राणा ने प्रताप ने कागज पत्र लिख दिया था अकबर को कि मैं तेरे दीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो पहाड़ों में दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मैंने घास की रोटी बनाई, उस रोटी को ही कहते हैं कि एक वन बिलाड़ा लेकर भाग गया, मेरा बच्चा रो रहा है और टूट गए थे। अगर कहते हैं अनपढ़ता अंगूठा टेकता अकबर। पृथ्वीराज राठौड़ ने जब ये पढ़ा लेटर, उसने वापस जवाब लिखा कि महाराणा प्रताप तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर तो सब कुछ है, मैं तो तुम्हारे बारे में इतनी बातें करता हूँ। इसलिए यानी इतिहास में कहा गया है पृथ्वीराज को पाथर, महाराणा प्रताप को कहा गया है पाथर, सॉरी पाथर कहा गया पृथ्वीराज राठौड़ को, और पीतल कहा गया है महाराणा प्रताप। कन्हैयालाल सेठिया की कविता है पाथल और पीतल। पाथल और पीतल किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया, चूरू सेठिया, चूरू, कन्हैयालाल सेठिया चूरू जिनकी रचना है। अगला क्वेश्चन वो है राय सिंह महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक कब बना भाई? तो महाराजाधिराज 1570, 1574, 1578, 1582। सीधा सीधा आंसर है 1574। राय सिंह 1572 में कहां का संस्थापक बना? मारवाड़, जोधपुर का बना प्रशासक। 74 में बीकानेर का राजा बना। प्रथम बीकानेर का प्रथम शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की उपाधि धारण की, साथ में हम कह सकते हैं जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जूनागढ़ का निर्माण करवाया। जूनागढ़ फोर्ट कहते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है बीकानेर का ऐसा कौन सा शब्द जिसने अपनी दादा की गलती को नहीं दोहराया? वो है साफ यानी राय सिंह। ठीक है। और जयमल मेड़ते और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां जो अकबर ने आगरा के किले के बाहर लगा रखी थी, जहांगीर से इसने, जहांगीर के साथ काफी अच्छा संबंध था इसका, जहांगीर से इसने ली और जूनागढ़ दुर्ग के बाहर लगवाई, मगर कहते हैं औरंगजेब ने इसको तोड़ दिया था। आज जो वो मूर्तियां लगी हुई है वो नकली है, असली मूर्तियों में तो तोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूतों का कर्ण किसे कहा? देखिए आगे बात, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूतों का कर्ण किसे कहा? जसवंत सिंह ने पहले भी कहा था, राज सिंह, अजय राज, राजेश सिंह। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका, वो है राय सिंह। राय सिंह ने साहब मुंशी देवी प्रसाद ने से कहा राजपुताने का कर्ण। अगला क्वेश्चन, नागौर शासक अमर सिंह और बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य मथुरा की राड युद्ध कब हुआ? 1640, 1644, 1650, 1655। यानी 1644 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ? यानी मथुरा की राड। ये मथुरा तो बहाना था, हकीकत में नागौर और बीकानेर की जो सीमाएं टकरा रही थी, इस कारण ये युद्ध हुआ। 1644 में मथुरा की राड के नाम से प्रसिद्ध है। और कहते हैं इस युद्ध में
कौन हार गया? अमर सिंह राठौड़ की पराजय। अमर सिंह राठौड़ की क्या हुई? पराजय हुई साहब। और अमर सिंह राठौड़ जहां पर दिल्ली के लाल किले में एक फाटक है, इसको कहते हैं अमर सिंह की फाटक। इसने भरे दरबार में शाहजहां के साले की हत्या कर दी, और शाहजहां खुद कहते हैं कि महिलाओं के कक्ष में चला गया, और फिर वहां से कहते हैं निकल कर आया अमर सिंह राठौड़। अगला क्वेश्चन, आपका अंतिम क्वेश्चन है। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तती में बीकानेर के शासक को जागलधर बादशाह कहा? रावबीका को, लूणकरण को, कल्याणमल को, या कर्ण सिंह को? देखिए हम आंसर सीधा सीधा लिख सकते हैं, कर्ण सिंह को। चिंतामणि भट्ट ने सुख सप्तती में बीकानेर, जागलधर बादशाह। कर्ण सिंह ने जागलधर बादशाह की उपाधि धारण की। यानी बीकानेर के शासकों के मुकुट में जागलधर बादशाह लिखा जाता था। शुरुआत में जांगल प्रदेश की राजधानी के बारे में पूछे। जांगल प्रदेश की राजधानी तो कौन सी थी? अहिच्छत्रपुर। इसको वर्तमान में कहते हैं नागौर। तो ये इनकी राजधानी थी। देखिए दोस्तों, हमने कोशिश की है कि आपको अच्छा मैटर मिले, आपको एक अच्छा परिणाम मिले, आपका परिणाम आपके हिसाब से आए, मगर आप हमारे साथ जुड़े रहें। और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और आगे भी आपको ऐसी क्लास मिलेगी। तो मिलते हैं कल इसी के साथ। धन्यवाद।